आइए स्वागत करते हैं। हमें करगिल विजय दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हम लोग हुए हैं और करगिल विजय दिवस करगिल में जाए बिना नहीं मनाया जा सकता। आज हम मेजर जनरल डी.के. पुरोहित जी के साथ करगिल चलेंगे। अगले 15-20 मिनट, आधा घंटा हम करगिल में रहेंगे और करगिल तक मुझे आपको ले जाने के लिए मैं स्वागत करता हूं मेजर जनरल डी.के. पुरोहित जी का। वो मंच पर पधारें और दिल से जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। जनरल पुरोहित, जब युद्ध हो रहा था, discover the incredible story of bravery and resilience on the highest battleground of the world. Gain valuable insights into the lessons India learned from the Kargil War. Explore the possibility of reclaiming POJK. Is India ready for the challenges that lie ahead? Meet Major General D.K. Purohit, a distinguished war veteran. Join us for this momentous event as we honor our heroes and learn from their experiences. एक बार पहली पंक्ति से लेकर और आखिर तक, ऊपर तक जो बैठे हुए युवा साथी हैं, सब मिलकर जोरदार भारत माता की जय का उद्घोष कर जनरल साहब का स्वागत करेंगे। भारत माता की। हाथ भी उठने चाहिए, मुट्ठी भी भींचनी चाहिए और यही हमारी करगिल के शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत माता की, भारत माता की। जनरल साहब, आपका स्वागत है और जैसा मैंने कहा, हम आपके साथ करगिल जाना चाहते हैं। 24वां विजय दिवस, ऑपरेशन विजय की विजय का विजय दिवस, आप हमारे बीच में हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सीधे करगिल चलते हैं। जिस दिन आप वहां जम्मू कश्मीर के लिए निकले, जहां उससे पहले आपकी पोस्टिंग थी, उसके कितने दिन बाद करगिल शुरू हो गया और आप एग्जैक्टली उस समय कहां थे? आपसे ये जानना है, अल्टीमेटली हमने समझना ये है कि हुआ क्या था, हुआ कैसे था। सबसे पहले मैं 1 मिनट लूंगा जय हिंद कहने के लिए। बिल्कुल। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विजेंद्र प्रसाद जी, मेरे आर्म्ड फोर्सेस के साथी, सम सर्विंग सोल्जर्स, ऑफिसर्स, रिटायर्ड फ्रेटर्निटी, एनसीसी के कैडेट्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको मेरा जय हिंद एंड थैंक यू टू जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर फॉर ऑनरिंग मी बाय इनवाइटिंग टू यहाँ हाजिर होने के लिए मुझे न्योता देके। मैं हिंदी इंग्लिश मिला के बोलूँगा। हाँ, मिलाकर बोलें आप। हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा। अब बात चलती है यहाँ कि कारगिल युद्ध कब और क्यों शुरू हुआ, आपने पूछा है। जो मुख्य युद्ध हुआ वो तो 2-2.5 महीने सन 99 में हुआ, लेकिन सन 98 की गर्मियों में एलओसी के ऊपर दोनों तरफ से
काफ़ी ज़ोरदार गोलाबारी और फायरिंग और वो एक तरह की लड़ाई छिड़ चुकी थी। सिर्फ यही था कि हम लोग उसमें आगे कोई फिज़िकल हरकत नहीं कर रहे थे। ये बात कारगिल कस्बा या शहर अब है, टाउन है, इसके आसपास 50 किलोमीटर दाएं बाएं बटालिक उस इलाके में फैली हुई थी। जी। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपनी बटालियन का विवरण दे दूँ। मैं 9 महार को कमांड कर रहा था, कमांडिंग ऑफिसर था, और उस फायरिंग की लड़ाई सन 98 की गर्मियों में करीब सितंबर अक्टूबर होते होते सर्दियों की वजह से शांत हो गई, और फिर मेरी बटालियन वहाँ से मूव हुई इलाका बटालिक से, और हम लोग अपनी आगे की तैयारी ऑपरेशन मेघदूत के लिए नीमू नाम की एक जगह पे आए, और वहाँ से फिर मार्च 99 में नीमू से खारदुंगला पार करके, आप में से जो इंटरेस्टेड होंगे इन एक्सपीडिशंस और एडवेंचर स्पोर्ट्स, हम लोग खारदुंगला पार करके बेस कैंप सियाचिन ग्लेशियर के पहुँचे। आप सियाचिन गए, आपकी जो 9 महार को सियाचिन जाने के लिए कहा गया, उस समय तक आपको शायद बिल्कुल कल्पना नहीं रही होगी कि युद्ध जैसी सिचुएशन आएगी, घुसपैठ का सामना करना पड़ेगा। आपकी बात ठीक है, हम युद्ध के लिए गए थे तैयार होके, पर सियाचिन में युद्ध के लिए गए थे, और हम वहाँ मैं पहली मार्च को पहुँचा था, बटालियन आ गई मार्च के आखिर तक। हम अप्रैल के महीने में ट्रेनिंग किए, पूरी तैयारी किए, और मई में हमारा सेंट्रल ग्लेशियर में इंडक्शन शुरू हो गया था, जब ये हमको खबर लगी कि पाकिस्तान ने कुछ घुसपैठ की है कारगिल के इलाके में भी, और हमारा इलाका जो आज सब सेक्टर हनीफ के नाम से जाना जाता है जी, तब उसको तुर्तुक सेक्टर कहते थे, उसमें भी पाकिस्तान की कई पोस्टें बन चुकी थी, वो लोग अंदर चले आए थे। ये मई के मध्य में जो है हम लोगों को मालूम पड़ गया था। दोस्तों, हुआ यूं था कि पाकिस्तान चोरी छिपे मौसम का फायदा उठाकर, या यूं कहिए कि हमारी भलमानसाहत का फायदा उठाकर चुपचाप करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर, चोटियों पर आ बैठा था, और जब आप अपनी 9 महार के साथ वहां पहुंचते हैं, तब तक ये बात सार्वजनिक हुई कि वो तो ऊपर आकर बैठ गए हैं। इस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको क्या कहा गया, आपको क्या आदेश मिले, और आप लोगों के सामने चैलेंज क्या था एक्चुअल में? हमारे पास चैलेंज ये था कि हमने तैयारी सियाचिन ग्लेशियर के लिए की थी, और ये एक बिल्कुल ही नया फ्रंट था, जहाँ के लिए एक लड़ाई के लिए सबसे बड़ी चैलेंज पहले लॉजिस्टिक्स तैयार करना है। जी। नेपोलियन का फेमस कोटेशन है, आर्मी मार्चेस ऑन इट्स बेली। तो जहाँ उन्होंने आके पोजीशन ले ली थी, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शंस के लिए देयर वर नो लॉजिस्टिक्स प्रिपरेशन येट। आई वाज ऑर्डर्ड टू फर्स्ट मूव one company and block certain positions, which our brave boys did by 3rd week of May, and then one more company, heavier weapons, mortars, etc. were inducted. तो आपकी जानकारी के लिए कि एक बटालियन में करीब 930-920 लोग होते हैं, मेरी रेजिमेंट ने मुझे 1020 आदमी भर रखे थे, और उसमें से आधे जो है उस फ्रंट पे लग गए, और फिर मैंने अपने साथी सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज ओक को उस मोर्चे को देखने के लिए नियुक्त किया, और आगे की लड़ाई हमारी वहाँ पे पहले उनको रोकने की कार्रवाई की, जिसमें पहले जहाँ जहाँ उन्होंने पोजीशन ली थी उनके सामने कुछ एक टेकरियों पे हमने पोस्ट बनाई, और कई हालात में हमने उनके रसद के रास्तों को काटा।
फिजिकली पहाड़ की माउंटेनिंग, और ये मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल्टीट्यूड्स 15,000, 16,000, 17,000 एंड इवन 18,000 फीट। ये माउंटेनियरिंग का खेल है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि दुनिया की किसी आर्मी ने ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी थी। 15,000, 16,000, 17,000 फीट की ऊंचाई पर और किसी को लड़ने का अभ्यास नहीं था और चैलेंज आ गया। उस समय आप कर्नल पुरोहित थे। हाँ, मैं कर्नल था। उसका इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं था, और दुनिया में नहीं, भारत में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं, भारत में भी नहीं था जी। जो सन 62 में लड़ाई हुई थी वो इतनी ऊंचाइयों पे नहीं हुई थी। और पहले हमने पोजीशन ली और उनके रसद के रास्तों को काटने में मुझे याद है मेरा एक बहुत बहादुर अफसर शहीद हुआ, मेजर मनोज तलवार। वो 18,500 की फीट के ऊपर एक पोस्ट बनाने की कोशिश में रास्ता लगा रहा था, ढूंढ रहा था, ऊपर माउंटेनियर की तरह चढ़ रहा था। और इस तरह से जून के पहले हफ्ते तक हमने उनकी आगे की किसी प्रोग्रेस को रोक दिया था, और कई पोस्टें उनकी रसद न मिलने की वजह से खुद ब खुद खाली हो गई थी। आगे बढ़ने से पहले आपने कहा सूबेदार मनोज, मेजर मनोज तलवार। मेजर मनोज तलवार, मेजर मनोज तलवार बिल्कुल शुरुआती दौर में उनकी कुर्बानी हो जाती है। तो एक बार आइए मेजर मनोज तलवार को हृदय से स्मरण करते हैं, दिल से याद करते हैं, और जोरदार करतल ध्वनि से उनकी कुर्बानी के लिए उनको नमन करते हैं, उनके परिवार को नमन करते हैं। चैलेंज ये था, उनकी एक टॉप थी, उनकी एक चोटी थी, जहां रेशमा आपने बताया था मुझे, मेरी आपसे चर्चा हुई, वो आगे आएगा। तो ये उसके पश्चिम में था जी, उसके पश्चिम के इलाके में। वहाँ और भी यूनिट्स के लोग दूसरी तरफ और पश्चिम में। ये इलाका तुर्तुक हमारा आखिरी गांव है जहाँ सड़क जाती है। उसके बाद से लेके कारगिल की तरफ का ऊंचा बर्फीला पहाड़ी इलाका, इसको जहाँ चोरबाटला नाम अखबारों में बाद में आया जी, वो पूरा इलाका बर्फीला, ऊंची ऊंची पहाड़ियों का, और वहाँ तैनाती नहीं थी पहले। और ये लड़ाई उस सेक्टर की है जहाँ पहले कभी फौज की तैनाती नहीं हुई थी जी। तो आगे फिर हमने अपनी पोस्टें बनाई। तब तक कुछ सड़क वगैरह बननी शुरू हो गई थी, हमारी तोपें आ गई थी, गोलाबारी शुरू हो गई थी। और जून के आखिर तक धीरे धीरे हमने, मेरी बटालियन ने अपनी जिम्मेवारी के इलाके में, और हमारी बगल में राजरिफ बटालियन थी, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी के इलाके में, एक और स्पेशल ट्रूप्स होते हैं विकास, उन्होंने, हम लोगों ने मिल के अपने इलाके में से लगभग पाकिस्तान की सभी पोस्टों को आपने हटा जिक्र दिया। किया, आपने जिक्र किया कि बहुत जटिल सिचुएशन थी, बहुत कठिनतम परिस्थितियों में हम लड़ रहे थे। दुश्मन कहाँ बैठा था, दुश्मन के लिए चीजें हमारी तुलना में किस तरह फेवरेबल थी, थोड़ा सा उसकी एक तस्वीर खींचेंगे तो नई पीढ़ी को समझ में आएगा कि लड़ कैसे रहे थे, किस हालात में लड़ रहे थे। ये बहुत ज़रूरी बात है। उनके लिए वो पहले से तैयारी, पिछले साल से तैयारी कर रहे थे, तो वो अपनी तैयारी करके आके मार्च के बीच या उसके बाद आके बैठ गए थे और पोजीशन बनाई थी। उन्होंने संगड़ बनाए थे, जो पत्थर के मोर्चे होते हैं, बंकर बना लिए थे, और उनके लिए उनका जो स्कार्दू की तरफ से जो ट्रैक आते थे वो आसान थे, वो उतने मुश्किल नहीं थे जितने हमारी तरफ तीखी पहाड़ियाँ थी, एकदम 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री के क्लाइंब के ऊपर। और जैसा मैंने कहा कि उन ऊंचाइयों पे 10 कदम चलने के बाद सांस लेनी पड़ती है, तो उसके अंदर आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि जवान कैसे ऊपर जाता है, कैसे मोर्चा बनाता है, कैसे अपना हथियार एम्युनिशन पहले ले जाता है, कैसे उसको खाना मिलेगा, और भी बहुत सी बातें हैं। जैसे मेरी फिक्र ये होती थी कि रसद कैसे पहुंचेगी इनके पास, किसी को चोट लगेगी, कोई घायल होगा तो उसको कैसे हम वापस लाएंगे।
इंडियन आर्मी हमेशा अपने घायलों और अपने शहीदों का देखभाल करती है, हम कुर्बानियां देते हैं उसके लिए। जनरल साहब ने कहा कि दुश्मन ऊपर था, चोटियां, और जहां से चढ़कर उसे उखाड़ फेंकना था, वो चढ़ाई, उसका एंगल, ये नई पीढ़ी को ध्यान कर समझना पड़ेगा। सुनने के बहुत उसको सुनकर आज भी कौतूहल सा होता है। 70 डिग्री, 80 डिग्री, और जनरल साहब ये भी कह गए कि 90 डिग्री की भी चढ़ाई थी। 90 डिग्री की चढ़ाई पर चढ़कर ऊपर आर्म्स के साथ, एम्यूनिशन के साथ फायरिंग कर रहे दुश्मन को उखाड़ के फेंकना था। आपके लोगों के पास कौन से पॉइंट को जीतना, हमने बहुत सारे नाम तो बड़े पॉपुलर हैं, तोलोलिंग, टाइगर हिल, कहीं कोई फिल्मों में भी आ गया, लेकिन जहां आप थे, जहां आप और आपके सैनिक थे, जिस हिल को कैप्चर करने की जिम्मेदारी आपकी लगी थी, उसकी भी दास्तान थोड़ी सी आप हमें सुनाएंगे तो। मैं एक ऑपरेशन मेरी बटालियन का थोड़ा सा विस्तार में, लिटिल मोर इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन, दैट वाज कैप्चर ऑफ पॉइंट 5220। ये 14-15 जुलाई की रात को इट वाज एग्जीक्यूटेड। 5220 आप अपने आप ऊंचाई समझ सकते हैं, और 5220 मीन्स 5220 मीटर्स, दैट इज ऑल्टीट्यूड। और वहाँ पे प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड एनिमी पोस्ट बनी हुई थी और वो टिकी हुई थी, और बीच बीच में हमारे ऊपर हमारी जो पेट्रोलिंग की पार्टी जाती थी या हमारे रसद के रास्ते थे, दे वर फायरिंग एट देम, सो इट वाज इंडिस्पेंसिबल टू कैप्चर देम। तो देयरफॉर अटैक वाज प्लान्ड, और हमारे 3 सब कॉलम बनाए गए, 3 कॉलम। एक कॉलम वाज बीइंग लेड बाय कैप्टन रावत, अनदर वन वाज बाय सूबेदार सतनाम, और तीसरे कॉलम और चौथे कॉलम को एक रिजर्व रखा गया था। एक फायर बेस बना जिसके अंदर इंचार्ज मेजर संग्राम दलवी थे, वो भी मेरी रेजिमेंट के हैं। और 14 जुलाई की सुबह को, उससे पहले 24 घंटा 48 घंटा उस 5220 के ऊपर काफ़ी आर्टिलरी और मोटर का बम्बार्डमेंट किया गया। इट वाज बम्बार्डेड very heavily, what is known as pre-attack bombardment। और इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि 5220 पाकिस्तान की एक बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट रेशमा से जुड़ा हुआ था, और हमारा इरादा रेशमा के ऊपर ख़तरा पैदा करना था, क्योंकि वहीं से पाकिस्तान की सारी ये इन्फिल्ट्रेशन और हमारे इलाके में पोस्ट बनाने की कार्रवाइयाँ कंट्रोल की जा रही थी। रेशमा 5220 से ऊंचा है? नहीं, उसके बराबर है, पर उसके पीछे जी 5-10 मीटर ऊपर नीचे होगा। पर वो सीज फायर पुराने दिनों से पाकिस्तान वाले कश्मीर के हिस्से में। तो फिर ये अटैक लॉन्च हुआ। 3 कॉलम हमारे जो है, एक साउथ ईस्ट से, एक साउथ से और एक ईस्ट से। तो सबसे पहले साउथ ईस्ट वाले कॉलम पे दुश्मन का हैवी फायर आया। उन्होंने उनका एक बंकर भी रॉकेट फायर करके तोड़ा, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी इफेक्टिव फायर वाज बीइंग ब्रॉट ऑन देम। मीनवाइल सदर्न कॉलम प्रोग्रेस्ड वेल, और उसने जाके अपनी पोजीशन रात को 2 बजे तक पोस्ट के बिल्कुल पास तक पहुंच ली थी, पकड़ ली थी। और कैप्टन रावत इस कॉलम के साथ थे, और दूसरी तरफ ईस्ट की तरफ से एक कॉलम में सूबेदार सतनाम सिंह थे। ये दोनों ने सुबह करीब 3-3:15 बजे जो है दुश्मन के संगड़ और बंकर जो दिख रहे थे, उनके ऊपर नज़दीक से रॉकेट लॉन्चर फायर किए। ये पूरी कार्रवाई आपको समझ लेनी चाहिए कि गोले गिर रहे थे, पाकिस्तान की आर्टिलरी के गोले गिर रहे थे, मोटर के गोले गिर रहे थे, हमारे अपने गोले पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर गिर रहे थे। हमारे आदमी बोझा हथियार वजन लेके पहाड़ पे चढ़ रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। तो ये 2 रॉकेट
लॉन्चर ने फायर करके उनके 2 संगणों को बर्बाद किया। उसके बाद जो साउथ वाला कॉलम था उन्होंने पहले अटैक किया। उनके अटैक के बाद उनके 2 और बंकर कैप्चर हुए और फिर साउथ वाला जो ईस्ट वाला जो दूसरा कॉलम था उन्होंने अपना अटैक आगे बढ़ाया। तो सुबह 4-4:15 बजे तक वो लोग पोस्ट अपनी छोड़कर और अपने घायलों को उठाकर भाग गए। जनरल साहब, ये सारा सदन आपसे ये जानना समझना चाहेगा आज की इस बातचीत को समाप्ति की तरफ ले जाते कि हमारे पास शायद साधन भी कम थे, हम संख्या में भी कम थे, दुश्मन बहुत ऊंचे खड़ा था। इस सब के बावजूद वो कौन से 1-2 फैक्टर्स थे कि हम जीते? वैसे तो हमने, भारत की सेना ने पाकिस्तान को हर युद्ध में पराजित किया है अभी, लेकिन इतनी जटिल परिस्थितियों में कारगिल विजय या आज का दिन जो हम मना रहे हैं ये संभव हुआ। अगर इसके लिए उत्तरदायी कोई 1-2 फैक्टर्स आपको बताने हो तो क्या कहेंगे? मैं 4 बातें बताऊंगा आपको। 2 + 2 4। हाँ, स्वागत। सबसे पहले बात कि हमारे बहादुर जवानों का अदम्य शौर्य, करेज बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड डिटर्मिनेशन, ये पहला फैक्टर था। दूसरा था हमारे जूनियर लीडर जो मेरे हवलदार थे, सूबेदार, कैप्टन और मेजर। ये जूनियर लीडरशिप बहुत ज़ोरदार और इफ़ेक्टिव थी, ये आगे से लीड कर रहे थे। मैंने एक सूबेदार सतनाम का नाम लिया, एक हवलदार महपाल ने आगे बढ़कर दुश्मनों के ऊपर जो है वो मशीन गन हाथ में लेके दौड़ता वो पोस्ट के ऊपर गया। एक और किसी और ऑपरेशन में मेरे सूबेदार सुखराम ने जो है बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे हमारे पास जो है जोश, साहस और उत्साह की कमी नहीं थी और लीडरशिप की कमी नहीं थी। दूसरा, हमारी आर्टिलरी और एयरफोर्स ने बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट दिया हम लोगों को। एयरफोर्स के लिए मैं ख़ास आप लोगों को कहूँगा कि एक बार तालियां बजाएं। They did a remarkable job of जुगाड़, इम्प्रोवाइजेशन, क्योंकि उन हाई एल्टीट्यूड के ऊपर पहली चीज़ की कोई भी एमिनेशन दुनिया का डिज़ाइन ही नहीं हुआ है फॉर दोज रेरिफाइड एटमॉस्फेयर, और उस पर भी प्रिसीजन बॉम्बिंग एयरफोर्स के द्वारा और आर्टिलरी के द्वारा करना ये कोई आसान खेल नहीं था और उन्होंने बहुत बखूबी किया। जुगाड़ शब्द सुना है, हमारे यहाँ हरियाणा में, उत्तर भारत में तो खूब चलता है। इम्प्रोवाइजेशन, हालात को देखते हुए जो अवेलेबल है उसमें से जादू करना, मुझे लगता है इसी को जुगाड़ कहते हैं। और भारत के अलग अलग हिस्सों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता होगा। और एक चौथा पॉइंट जो आखिरी है जी, कि पाकिस्तान ने इस पूरी लड़ाई को गुप्त रखा था। There was nothing in Pakistani media. People of Pakistan were not aware what their army and their government were doing. Probably government of Pakistan was also half aware or not understanding what was happening. लेकिन हमारे देश के अंदर ज़बरदस्त वीरता और उत्साह का बहाव था। हम लोगों को रोज़ की हज़ारों चिट्ठियाँ देश के कोने कोने से आती थी, स्कूलों से, कॉलेजों से, हाउसवाइफ, अदर्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और वो चिट्ठियाँ हमको हज़ारों की तादाद में पोस्टल डिपार्टमेंट हमारा आर्मी का दे देता था और मैं उनको जाके अपने जवानों के बीच में बांट देता था। हमारी अपनी चिट्ठियाँ तो आने में बहुत उन दिनों 15-20 दिन लगते थे। तब तक ये चिट्ठियाँ पढ़ोगे, तुम्हारे देशवासी तुम्हारे बारे में कितना गर्व कर रहे हैं और कितनी हिम्मत दे रहे हैं। तो ये जो पूरे देश की भावना थी इसमें, वो हम लोगों को वहाँ आगे महसूस हो रही थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ढेर सारी जानकारियाँ, जो करगिल का फील देने वाली कुछ जानकारियाँ आपने हमारे सामने रखी। इस चर्चा को, बातचीत को समाप्त करते हुए
मैं कर्नल पुरोहित ने जो कर्नल पुरोहित थे, आज सेवानिवृत्त जनरल पुरोहित हैं, आपने जो कहा कि देश की भावनाएं भी साथ खड़ी थी, कैसे खड़ी थी? जैसे उस दिन खड़ी थी आज भी खड़ी हैं। आज द्रास में जब करगिल के शहीदों को नमन करने के लिए देश के रक्षा मंत्री गए तो एक वीर नारी से मीडिया के लोगों ने पूछा, आज की घटना है, आप कैसा महसूस करती हैं? आंसू आना शहीद का स्मरण करके परिवार वालों के लिए सामान्य बात है, परंतु एक वीर नारी ने यह कहा कि इस देश में लोग व्रत रखते हैं, कोई अपने अपने रिलीजन के हिसाब से व्रत रखता है, कोई दिवाली मनाता है, कोई होली मनाता है, कोई और त्योहार मनाता है। हमारे लिए अपने शहीदों को याद करना ये मौन करने का दिन नहीं है, ये दुखी होने का दिन नहीं है। ये वीर नारी कह रही है जिसने अपना पति गंवाया सरहद पर करगिल में। हमारे लिए ये दिन, ये विजय दिवस दिवाली भी है, होली भी है, ये हमारे लिए त्योहार है। ये भावना जनरल साहब हम सब के मन में है और आज के इस कार्यक्रम में से मैं समझता हूं नई पीढ़ी यही प्रेरणा लेकर के जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए और जनरल साहब के अभिनंदन का आखिरी 30 सेकंड लूंगा। मैं आपको 1 मिनट भी, आपके लिए सारे मिनट खाली हैं। इस मौके पर मैं इस लड़ाई के अंदर जो मेरे 2 अफसर, 8 जवान शहीद हुए जी और करीब कुल 33 जवान घायल हुए, उनको मैं याद करूंगा। जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि जरूर देना चाहूँगा। और लड़ाई के अंदर बहुत से किस्से, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन अभी सब समय नहीं है, फिर कभी आपको उसके बारे में तो आइए आपके साथ लड़े, आपके साथ लड़ते हुए आपके नेतृत्व में जिन 2 लोगों ने प्राणों की आहुति दी, आप उनको याद करना चाहते हैं, हम सब भी उनको याद करना चाहते हैं। एक बार खड़े होकर हम सब उनके लिए करतल ध्वनि करेंगे, उन्हें स्मरण करेंगे और उन्हें नमन करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि। Everyone, जय भारत माता की। भारत माता की जय एक हाथ से नहीं होती, दोनों से होती है। भारत माता की जय खुली मुट्ठियों से भी नहीं होती, एकता वाली बंद मुट्ठी से होती है। इसलिए आइए आखिर में भारत माता की जय, जय वाले अंदाज में, विजय दिवस वाले अंदाज में करें। भारत माता की, भारत माता की जय। जय। May I please request our army band over there to play a heroic tune to salute, sir, for your unwavering commitment to our nation's security and progress. Army band, please. Thank you very much. I'll now request upon stage Sri Annadanam Subramanyam, Secretary of Keshav Memorial Education Society, to felicitate Major General D.K. Purohit. A big round of applause, everyone.
Let us give them a big round of applause, everyone. Let us keep our Josh high because we have 2 more sessions to go. मुझे एक वाक्य और बोलने दीजिए, आपकी इजाजत हो तो। जनरल साहब आए हैं, अकेले नहीं आए। जनरल साहब की अर्धांगिनी जीवन संगिनी साथ आई हैं। सेना सैनिक और सेनाधिकारी के साथ मोर्चे पर जाए बिना वे भी लड़ती हैं। एक बार उनके लिए भी करतल ध्वनि। और आपने मुझे बताया, मैं बात कर रहा था कि जब साहब लड़ रहे थे करगिल में, 2 महीने तक उनको पता ही नहीं था कि हैं कहाँ। सियाचिन के लिए निकले थे, वो कहाँ लड़ रहे थे, क्या कर रहे हैं, रत्ती भर खबर उनको नहीं थी। और केवल उनको नहीं, सबको नहीं होती। ये अद्भुत गजब की बात है, किस तरह के उस माहौल में क्या पीता होगा अपने ऊपर, ये आप सोच सकते हैं। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन, आप भी पधारें।